हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर पार्ट 2 सक्सेस। और आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है निरंतर जारी रख रहे होंगे। इस लेक्चर में हम जो है आरएस प्रीलिम्स के जो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, राजस्थान में जो मराठा का जो प्रसार हुआ था और उसका क्या इम्पैक्ट रहा था, क्या उसके परिणाम रहे थे, उसके बारे में अपन जो है महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आरएस प्रीलिम्स के साथ साथ आरएस मेंस के अंदर भी इम्पॉर्टेंट वेटेज रखता है तथा अन्य सभी जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं राजस्थान से रिलेटेड, उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। और तो हम देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ मराठास इन राजस्थान एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि राजस्थान के अंदर जो मराठा थे, मराठों का किस प्रकार से आगमन हुआ और उसका क्या प्रभाव राजस्थान की जो है राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ा, उसके बारे में हम ये चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या कारण थे जिस वजह से मराठों का राजस्थान के अंदर जो है एक्सपेंशन हुआ, प्रसार हुआ। तो सबसे पहले अगर अपन देखें जो इनिशियल इवेंट्स थे, जो प्रारंभिक घटनाएं वगैरह हो रही थी, उसके बारे में हम चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आता है मुग़ल साम्राज्य का पतन। तो जैसे कि आपको पता है 1707 के अंदर जो एम्परर थे हमारे औरंगज़ेब, उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य जो है उसका प्रभाव कम होता चला जाता है और उसमें मराठाओं की जो शक्ति है उसका प्रसार होता चला जाता है। तो जो मुग़ल साम्राज्य का कमज़ोर होना जो है एक बड़ा कारण था, जिस वजह से क्या होता है कि राजस्थान जो क्षेत्र था जहाँ पे मुग़लों का काफ़ी प्रभाव था, जिसमें अनेक संधियों के माध्यम से या फिर जो है कई मनसब के रूप में जो है यहाँ के जो राजा थे, जैसे कि आम्बेर के शासक हो गए और जो अन्य शासक थे, बीकानेर के शासक हो गए, ये सब लोग मुग़ल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार किए हुए थे और जो विद्रोह होते थे राज्य के विभिन्न भागों में, इसको दबा लिया जाता था। किंतु जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हुआ तो यहाँ पर एक अराजकता की स्थिति राजस्थान के अंदर पैदा हो जाती है। एक वायलेंट एनार्की यानी कि अराजकता जो है वो पैदा होती है और उस वजह से जो है इसने एक मौका दिया मराठों को प्रवेश करने का, मराठों को अपनी जो है ज़मीन स्थापित करने का राजस्थान के अंदर। उसके साथ साथ क्या होता है कि धीरे धीरे पेशवा की जो इम्पोर्टेंस है वो जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो रहा था तो पेशवा की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही थी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। तो इस ओर जैसे हम देखते हैं कि जो वायलेंट एनार्की के संबंध में जो है, यानी कि जो अराजकता फैली हुई थी, उसमें जादूनाथ सरकार हैं हमारे, एक जादूनाथ सरकार, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो समस्त राजस्थान है ना वो एक ऐसा अजायब घर बन चुका है ना जहाँ जिसके जो पिंजड़े हैं ना उसमें फाटक और रक्षक दोनों ही हटा दिए गए। यानी कि एक ऐसी एनार्की स्थापित हो चुकी है राजस्थान के अंदर जहाँ पर जो है ना कोई भी उसका रक्षक है और यहाँ पे जो है विस्तृत रूप से जो है यहाँ पे क्या हो रही है, लूट हो रखी है विभिन्न विभिन्न जो मराठे हैं चाहे पिंडारी हैं उनके द्वारा। तो नवंबर इसके बारे में, और दूसरी घटना क्या थी, दूसरी घटना ये थी नवंबर 1713 के अंदर जो है 1713 के अंदर बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर जो है पेशवा की शक्ति का उदय होता है और इन्होंने जो फर्रुखशियार जो था, फर्रुखशियार को हटाकर जो है रफ़ीउद्दरजत जो है, रफ़ीउद्दरजात, इसको मुग़ल एम्परर बना दिया। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि मराठा किस प्रकार से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो है अपना मजबूत स्थान हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाजीराव फर्स्ट थे ये आगे चल के पेशवा बनते हैं, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद। और ये क्या थे, काफ़ी ब्रेव थे, एफिशिएंट और एक डिप्लोमेटिक लीडर के रूप में इनको जाना जाता था। इनके एस्पिरेशंस थे, इन्होंने अपने राज्य का प्रचार प्रसार जो है अन्य क्षेत्रों में करना प्रारंभ किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था जिस वजह से जो है मराठा का एक्सपेंशन कहाँ पे होता है, राजस्थान के अंदर मराठों का प्रचार प्रसार होता है। उसके साथ साथ जो राजपूत रूलर्स थे, ये रूलर्स है, माफ़ कीजिएगा, ये जो राजपूत रूलर्स थे इनकी अपनी आकांक्षाएं थी। ये हर एक राजपूत जो शासक था वो अपनी जो क्षेत्र था उसका विस्तार करना चाह रहा था। तो इस वजह से भी जो है आपसी जो शासक थे उनके बीच में वैमनस्य था, आपसी कटुता थी। इसका फ़ायदा जो है मराठों ने अलग अलग मौक़ों पर उठाया। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो डोमिनेंस था राजस्थान का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मराठा एम्पायर के लिए, उनको अपने आप को, जो मराठा का एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि मराठा हमेशा से ये चाहते थे कि उनका जो साम्राज्य है वो गुजरात, मालवा, दिल्ली आदि तक फैले और राजस्थान उसका एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में आता था। तो राजस्थान पर आधिपत्य करने के लिए जो है मराठों को
इस क्षेत्र की आवश्यकता थी। ठीक है, इसके अलावा आता है सवाई जय सिंह का रोल। तो सवाई जय सिंह का रोल जो है मराठा आगमन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सवाई जय सिंह को मालवा की 3 बार सूबेदारी मिलती है, जहाँ पर इन्होंने विभिन्न जो अलग अलग अपने रण कौशल के माध्यम से जो है मराठों के द्वारा जो उपद्रव किया जाता था उसको दबाने का इन्होंने प्रयास किया था। किंतु धीरे धीरे यहाँ पे 3 बार जब मालवा की सूबेदारी मिलती है तो सवाई जय सिंह जी को ये एहसास होता है कि जो मालवा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए मेवाड़ की सहायता की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन्होंने मेवाड़ के कोऑपरेशन की जो है ज़रूरत समझी और उसके आधार पर जो है एक एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट साइन होता है सवाई जय सिंह और संग्राम सिंह जो है मेवाड़ के महाराणा उनके बीच में। बट ये आगे चल के जो है अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर ये जो है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड है राजस्थान के अंदर। डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड का मतलब ये हो जाता है कि जो पारस्परिक ग्रह कलह थी इनके बीच में, अलग अलग राजाओं के बीच में, जैसे बूंदी इसका एक प्रमुख केंद्र था। बूंदी के अंदर अभी हम पढ़ेंगे जिसमें जो बुद्ध सिंह था, बुद्ध सिंह के द्वारा जो है उसको पदच्युत किया गया सवाई जय सिंह के द्वारा। तो ये जो है ये एक प्रमुख कारण बनता है। उसके अलावा जयपुर की जो वंशानुक्रम देखेंगे जिसके अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि जयपुर के अंदर भी किस प्रकार से ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में जो युद्ध होता है, तो वो सब चीज़ें हुई। इसके अलावा जोधपुर उत्तराधिकारी के संबंध में भी जो हमको स्ट्रगल देखने को मिलता है। इस आधार इन सभी घटनाओं ने भी जो है मराठाओं के प्रचार या प्रसार को जो है एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया गया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष था वो क्या था। तो बूंदी के जो शासक थे वो बुद्ध सिंह थे और ये जो थे जय सिंह जो थे उसके क्या थे, ब्रदर इन लॉ थे, यानी कि बहनोई थे इनके। और इनकी जो सिस्टर थी सवाई जय सिंह की वो इनकी वाइफ थी। तो ये जो कचवाही रानी थी इनमें जो है आपसी जो मनमुटाव था, गृह कलह था, इसकी वजह से ये जो है बूंदी में जो है उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ होता है। और इस वजह से जो सवाई जय सिंह जी थे इन्होंने दलेल सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और इसके आधार पर फिर आगे चल के जो कचवाही रानी थी उन्होंने मराठों को आमंत्रण का एक मौका दिया। तो कचवाही रानी के द्वारा जो है आगे चल के मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया, ये 2 नाम इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपको, मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया, ये फर्स्ट एंट्री बनती है मराठाओं के राजस्थान में आगमन की बूंदी से। तो यानी कि हमारे पास क्या हमने घटनाएं देखी, सबसे पहले हमने देखा बूंदी के जो शासक थे वो बुद्ध सिंह थे। बुद्ध सिंह को पदच्युत किया गया सवाई जय सिंह के द्वारा और दलेल सिंह को उनके स्थान पर बिठाया गया। और जिससे रुष्ट होकर जो कचवाही रानी थी बुद्ध सिंह की, उसने मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया इन दोनों को आमंत्रित किया और यहाँ से मराठों के जो है प्रथम एंट्री शुरू होती है। कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। उसके बाद 1734 के अंदर मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया ने मिलकर जो मराठास थे इन्होंने बूंदी के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर दिया और उम्मैद सिंह को जो है शासक नियुक्त कर दिया। किंतु कुछ समय बाद जो है जय सिंह ने वापस से इनको डिथ्रोन करके दलेल सिंह को फिर से शासक नियुक्त कर दिया। तो ये जो है एक संघर्ष तो था, इस वजह से मराठों का आगमन शुरू होता है राजस्थान के अंदर और यहाँ से शुरू होती है लूट की जो वारदातें हैं। मराठों ने अनेक जो धन है वो राजस्थान के जो विभिन्न राजा थे, शासक थे, उनसे लूटना शुरू किया और उस प्रकार से उन्होंने अपना जो है प्रसार किया। तो अब इसमें एक महत्वपूर्ण घटना आती है हुडा। तो चूंकि मराठों ने अपने जो प्रसार है उसको सुदृढ़ कर लिया था और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रियासतों के अंदर जो है मराठा लूट करते थे, उनसे जबरन धन वसूली करते थे, अलग अलग प्रकार के जो है उनसे कर लिया करते थे। इससे रुष्ट होकर हुडा कॉन्फ्रेंस जो है उसका आयोजन करवाया गया, हुडा सम्मेलन का आयोजन कराया गया। हुडा नामक जो जगह है ये भीलवाड़ा के अंदर आती है, ये भीलवाड़ा के अंदर आती है ये हुडा नामक जगह। और ये 16 जुलाई 1734 को इसका आयोजन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, RS मेंस प्लस RS प्रीलिम्स दोनों में ये फैक्चुअल चीज़ पूछी जा सकती है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स के अंदर RS प्रीलिम्स के अंदर ये पूछी जा सकती है। और ये जो है इसका जो इनॉग्रेशन है या फिर जो इसकी बात करी गई थी वो सवाई जय सिंह के द्वारा ही इसका इनिशिएटिव लिया गया था। और इसका जो प्रेसिडेंट है, इसका अध्यक्ष जो है वो जगत सिंह को बनाया गया था। मेवाड़ के जो महाराणा थे जगत सिंह, उनको बनाया गया। इसके अलावा भी अन्य अनेक जो शासक थे, जैसे जोधपुर के अभय सिंह थे, नागौर के बख्त सिंह थे, बीकानेर के जोरावर सिंह थे, किशनगढ़ के राज सिंह थे, बूंदी के दलेल सिंह, कोटा के दुर्जन शाल और करौली के गोपाल दास आदि सभी शासकों ने इसके अंदर भाग लिया था।
तो आपको ये फैक्चुअल नॉलेज आपको होना चाहिए इसमें किस किस शासक ने राज जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। हुड़ा सम्मेलन के अंदर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था ये, और इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई। सबसे पहली चीज़ ये रखी गई कि सभी राजा जो हैं आपस में एकता स्थापित रखेंगे, कोई भी जो है शासक जो है एक दूसरे के ऊपर अपना किसी भी प्रकार से जो है दावा स्थापित नहीं करेगा। इसके अलावा दूसरी शर्त इसके अंदर रखी गई थी कि जो एक का जो इंसल्ट है वो सभी की इंसल्ट मानी जाएगी, दूसरी चीज़ रखी गई। इसके अलावा किसी भी राज्य का कोई भी विद्रोही जो है उस रेबल को जो है अपने यहाँ शरण नहीं देगा, उस विद्रोही को अपने यहाँ शरण नहीं देगा। उसके अलावा इन सब लोगों ने रामपुरा के अंदर अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का जो बारिश का सीज़न था, बारिश के सीज़न के बाद इन्होंने अपने आप को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके जो है आगे की रणनीति के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए इस पर सहमति बनाई थी। किंतु तो ये जो सम्मेलन था, ये सम्मेलन अपने आप में काफ़ी हिस्टोरिकल इवेंट था, किंतु ये जो निजी स्वार्थ थे, इनके सेल्फ इंटरेस्ट थे, जो इनकी राजशाही जीवन शैली थी, इस वजह से ये जो कॉन्फ्रेंस है ये फेल हो गई। और इसलिए ये कहा जाता है कि ऑल्दो ये जो हुड़ा कॉन्फ्रेंस का जो इवेंट था ये काफ़ी हिस्टोरिक था, लेकिन ये इतिहास नहीं बना सका। ऐतिहासिक तो ये था किंतु ये इतिहास नहीं बना सका इस संबंध में। उसके अलावा आता है फिर धौलपुर एग्रीमेंट। 1741 के अंदर धौलपुर समझौता होता है। 1741 के अंदर पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह के बीच में। तो जो पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव थे और इनके सवाई जयसिंह के बीच में ये होता है, और इसमें कुछ शर्तें रखी गई जैसे कि मालवा की सूबेदारी। तो इसमें मालवा की सूबेदारी पेशवा को दे दी गई, मालवा की सूबेदारी पेशवा को दे दी गई। और किंतु इसमें ये शर्त रखी गई कि भाई पेशवा जो है वो किसी भी प्रकार के जो मुग़ल साम्राज्य है, मुग़ल एरियाज़ जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार की हुड़दंग नहीं मचाएंगे, किसी भी प्रकार का रकस क्रिएट नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, ये जो पेशवा होगा ये 500 जो सिपाही हैं, 500 सोल्जर्स जो हैं, ये मुग़ल साम्राज्य के क्या रखेगा, सेवा में रखेगा, मुग़ल बादशाह की सेवा में ये रखेगा। और उसके साथ साथ पेशवा को ये अधिकार दिया गया नजराना और पेशकश का। तो नजराना और पेशकश का जो अधिकार है वो पेशवा को दिया गया, यानी कि ये नजराना और पेशकश किन से ले सकता है, जो ये जमींदार हुआ करते थे, चंबल का जो पूर्वी भाग था और जो सदर्न पार्ट था, दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग के जो जमींदार थे उनसे नजराना और पेशकश लेने का अधिकार किसको दिया गया, पेशवा को दिया गया। इसके अलावा पेशवा जो है वो अपनी जो लॉयल्टी है वो मुग़ल एम्परर के प्रति दिखाएंगे, ठीक है, एक ये चीज़ कही गई। इसके अलावा किसी भी प्रकार का भविष्य के अंदर कोई भी पैसे की जो डिमांड है, मनी की डिमांड है, वो एम्परर से नहीं की जाएगी। ये सारी चीज़ों के ऊपर सहमति बनी। उसके अलावा जयसिंह के अचीवमेंट इसके अंदर क्या था, तो जयसिंह ने इसके अंदर जो मुग़ल एम्परर था उनकी प्रतिष्ठा को भी बनाए रखा, और उसके साथ साथ एक प्रकार से जो ये रॉयल सरेंडर किया गया था, ठीक है। तो ये जो शाही, एक प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा शाही समर्पण जो था, हमारा ये शाही समर्पण जो था, रॉयल सरेंडर जो था, इसको भी इन्होंने छुपा दिया एक तरीके से। तो ये जयसिंह की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में जानी जा सकती है। तो इसलिए अगर आप जब हम कछवाहा शासक पढ़ेंगे तो उस समय जयसिंह की उपलब्धियों में धौलपुर समझौता एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। 1741 में साइन हुआ था। तो आपको दो चीज़ों से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हुड़ा सम्मेलन 1734 के अंदर हुआ था, मराठों के प्रसार को रोकने के लिए किया गया था, किंतु आपसी संघर्ष की वजह से, आपसी जो लड़ाई थी, अंतरकलह थी, इसके अलावा जो निजी स्वार्थ थे, इस वजह से ये फेल हो गया था। किंतु धौलपुर समझौता था वो पेशवा, मराठों और जयसिंह के बीच में हुआ था। मराठों में कौन थे इसमें, पेशवा बालाजी बाजीराव थे और सवाई जयसिंह के बीच में हुआ गया था, जिसके अंदर विभिन्न शर्तें थी, जैसे कि मालवा की सूबेदारी पेशवा को दे दी गई। उसके साथ साथ पेशवा 500 सोल्जर्स किसके रखेंगे, मुग़ल बादशाह की सेवा में रखेंगे। पेशवा को नजराना और पेशकश जमींदारों से प्राप्त करने का हक होगा। पेशवा जो है हमेशा लॉयल रहेंगे मुग़ल साम्राज्य के प्रति, और किसी भी प्रकार की धन वसूली जो है वो एम्परर से नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये जयसिंह ने अपने मुग़ल बादशाह की प्रेस्टीज जो है, प्रतिष्ठा है, उसको भी बनाए रखा, और उसके साथ साथ शाही समर्पण को भी उन्होंने एक तरीके से छिपा दिया। तो ये यहाँ पे एक घटना होती है। उसके साथ साथ आता है स्ट्रगल फॉर जयपुर सक्सेशन, यानी कि जब जयपुर में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है, तो सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद की जो कुछ घटनाएं हैं उसने भी एक प्रमुख आधार बनाया। जैसे जो हमारे जयपुर के जो जयसिंह थे, जयसिंह की 2 क्वींस थी, ठीक है, एक सूरज कुंवरी थी और दूसरी का नाम था चंद्र कुंवरी, ठीक है। तो ये जो है सूरज कुंवरी से जो पुत्र हुआ था, जो कि बड़ा पुत्र था, उसका नाम था ईश्वरी सिंह, ठीक है, और जो चंद्र कुंवरी से हुआ था उसका नाम था माधो सिंह, ठीक है।
माधो सिंह जो है इसके अंदर हुआ था। तो इन दोनों के बीच में जो ये युद्ध है ये स्वाभाविक हो चुका था आगे चल के। तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में जो है ये युद्ध होता है और ईश्वरी सिंह जो है सवाई जय सिंह ने इसको उत्तराधिकारी बनाया था 1743 के अंदर, और माधो सिंह जो है फिर मराठों की सहायता से जो है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में युद्ध होता है और पहला बैटल होती है बैटल ऑफ राजमहल। ठीक है, राजमहल का जो युद्ध होता है 1747 के अंदर, इसमें ईश्वरी सिंह जो है उसका साथ राणोजी सिंधिया देते हैं और उसके साथ साथ माधो सिंह का जो साथ है वो देते हैं मल्हार राव होलकर। तो मल्हार राव होलकर के द्वारा जो है माधो सिंह का साथ दिया गया और इन दोनों के बीच में जो है ईश्वरी सिंह विजय हो जाते हैं। यहाँ पे ईश्वरी सिंह की जो है विक्ट्री होती है और किंतु कुछ समय बाद फिर से बैटल ऑफ बगरू होती है। ठीक है, बगरू का युद्ध होता है। इस बगरू के जो लड़ाई है उसके अंदर ईश्वरी सिंह और मराठों के बीच में ये होती है और जिसमें ईश्वरी सिंह लास्ट में तंग आके सुसाइड कर लेते हैं और माधो सिंह जो है फिर उनकी जगह उनको बनाया जाता है शासक। तो अब अपन चलते हैं इसके आगे जोधपुर का जो सक्सेशन है। तो जोधपुर में जो है अभय सिंह जो है शासक हुआ करते थे। जोधपुर के शासक कौन थे? अभय सिंह थे, जिन्होंने हुडा सम्मेलन में पार्ट लिया था। और अभय सिंह के संबंधित एक तथ्य और भी है, जहाँ तक आपको पता होगा कि 1700 जो खेजड़ली वाला जो महोत्सव है, खेजड़ली में अमृता देवी विश्नोई वाला जो आपने इंसिडेंट सुना होगा, ठीक है, जो शहीदी दिवस मनाया जाता है, तो उसमें अभय सिंह ही उस समय शासक थे। खेजड़ली जो मूवमेंट था उस समय अभय सिंह ही शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो अभय सिंह के बाद जो है राम सिंह को शासक बनाया गया। लेकिन अभय सिंह के जो भाई थे, ये बख्त सिंह जो थी अभय सिंह के ब्रदर थे, इनके द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी की गई राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर के साथ मिलके, और इन दोनों ने आगे चल के जो है राम सिंह को वहाँ से पदच्युत कर दिया और धीरे धीरे जो है जो जोधपुर का जो राज्य था उसके ऊपर भी मराठों ने क्या कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर उसके बाद एक शासक बनते हैं विजय सिंह। तो विजय सिंह शासक बनते हैं। इन्होंने मराठाओं की जो नीति थी उसको अपोज करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे इनके ऊपर भी दबाव बना के एक समझौता साइन होता है मराठाओं और राम सिंह के बीच में। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे जोधपुर की घटनाएं थी। उसके साथ साथ आता है स्ट्रगल फॉर मेवाड़ सक्सेशन, यानी कि जब मेवाड़ का उत्तराधिकारी संघर्ष जो था अरी सिंह और रतन सिंह जो थे इनके बीच में हुआ था। रतन सिंह थे राज सिंह के पुत्र। ठीक है, तो रतन सिंह कौन थे? ये राज सिंह के पुत्र थे और राज सिंह के चाचा थे ये, यानी कि अरी सिंह जो है, जिसको अड़सी के नाम से भी जाना जाता है, ये अड़सी जो थे ये चाचा थे। ठीक है, और ये जो थे रतन सिंह, ये इनके पुत्र थे। इन दोनों के बीच में भी युद्ध स्वाभाविक हुआ। इसमें भी मराठों ने जो है दोनों तरफ पार्ट लिया। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि भाई मराठे जो थे दोनों ओर इन्होंने भाग लिया था और दोनों ओर से धन वसूली का काम था। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो मराठों का मोटो क्या था, जो उद्देश्य क्या था, अगर हमसे कोई पूछे कि भाई मराठों का उद्देश्य क्या था, तो उनका प्रमुख उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य का विस्तार करना, और दूसरा धन वसूली करना, धन वसूली करना। ये दो जो है प्रमुख उद्देश्य के साथ मराठे रहते थे और इस वजह से उन्होंने दोनों ओर अपने आप को पार्ट लिया था उसके अंदर। ठीक है, तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान जो था वो मराठों के प्रभाव के अंडर आ चुका था, सिर्फ बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ को छोड़कर। और इस वजह से राज्य में जो है एक अराजकता की स्थिति पैदा होती है, एनार्की पैदा होती है। उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे लूट की भी काफ़ी घटनाएं देखने को मिलती है। तो ये दो चीज़ें होती है। किंतु इसके अलावा एक और है, खंडाणी नामक जो अपीजमेंट पॉलिसी है, ये कोटा के जो दीवान था जालिम सिंह, इनके द्वारा की गई थी। खंडाणी से संबंधित जानकारी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, किंतु ये मराठों को खुश करने के लिए जो नीति थी, कोटा के दीवान थे जालिम सिंह झाला, उनके द्वारा ये नीति लाई गई थी। खंडाणी नामक ये है, खंडणी कह सकते हैं इसको। तो ये जो चैप्टर था हमारा, ये था मराठों का प्रसार और उसके परिणाम से संबंधित था। तो अभी तक हम एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं और फिर कुछ प्रश्नों के ऊपर देखेंगे अभी अपन। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई मराठों के प्रसार के कारण क्या क्या थे। तो मराठों के प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था, जो प्रारंभिक घटनाएं थी जिसमें मुगल साम्राज्य का कमज़ोर होना, ठीक है, जिस वजह से वहाँ पे अराजकता की स्थिति पैदा हुई। उसके साथ साथ बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बनाए गए और पेशवा की जो पद था, इसके जो महत्ता है इसकी वो बढ़ी, और इस वजह से ये जो है आगे चल के इन्होंने क्या किया, फर्रुखशियार जो है मुग़ल बादशाह, उसको हटवाकर जो है रफ़ीउद दर्जात जो है उनको बना दिया। उसके साथ साथ बाजीराव
प्रथम जब पेशवा बने तो इनकी जो विस्तारवादी नीति थी उसके आधार पर फिर राजपूतों के साथ इनका संघर्ष होता है, और राजपूत राजाओं की जो आपसी कलह थी ये भी एक बड़ा कारण था मराठा प्रसार का। उसके साथ साथ मराठा जो है हमेशा ये चाहते थे अपने राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहते थे, गुजरात, मालवा, दिल्ली तक। तो इस वजह से भी उन्होंने राजस्थान के अंदर जो है अपने प्रसार को प्रमोट किया। सवाई जय सिंह भी एक प्रमुख कारण थे जिस वजह से मराठों का आगमन जो है राजस्थान के अंदर होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो सवाई जय सिंह थे उनको मालवा की 3 बार सूबेदारी मिलती है, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने मालवा में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए मेवाड़ का सहयोग लिया संग्राम सिंह का, किंतु ये एग्रीमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके अलावा जो कई राज्य थे उनकी अंतर्कलह थी, जैसे कि बूंदी राज्य में अंतर्कलह थी, जयपुर में, जोधपुर के अंदर जो अंतर्कलह थी, इसकी वजह से भी जो है मराठों को जो है एक मौका मिला राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करने का। तो सबसे पहले देखते हैं बूंदी का जो सक्सेसर उत्तराधिकारी युद्ध था उसके अंदर बुद्ध सिंह जो शासक थे उसके अंदर उनको हटाकर जो है दलेल सिंह को सवाई जय सिंह के द्वारा जो है वहाँ पे शासक बनाया गया। किंतु कुछ समय बाद जो बुद्ध सिंह की रानी थी कछवाही रानी, उन्होंने मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के साथ मिलके मराठों का आगमन होता है और उन्होंने दलेल सिंह को पदच्युत करके बुद्ध सिंह को फिर से, उम्मेद सिंह को फिर से क्या बनाया गया, शासक बनाया गया वहाँ पे, ठीक है। तो यहीं से जो आगमन होता है मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के आगमन से ही मराठों की सबसे पहले एंट्री राजस्थान के अंदर होती है। तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान में मराठों की एंट्री सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी, तो बूंदी राज्य से ही हुई थी। उसके बाद जय सिंह ने इसको फिर से हटाकर और दलेल सिंह को शासक बनाया गया। तो ये जो कुछ घटनाएं थी इन्होंने मराठों को प्रमोट किया। और फिर एक हुड़ा सम्मेलन नामक जो घटना थी जो कि सभी जो राजस्थान की सभी रियासतें थी उनका एक संयुक्त प्रयास था मराठों के प्रसार को रोकने के लिए, किंतु ये अंत में जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसमें हम देखते हैं इसके जो अध्यक्ष थे जगत सिंह थे और अन्य जो शासक थे, चाहे जोधपुर, नागौर, किशनगढ़, बूंदी आदि सभी शासकों ने इसमें भाग लिया था और इसमें सभी एकता बनाए रखने के लिए बात की गई थी। इसके अलावा जो है आपस में मिलके सभी प्रयास करेंगे कि कोई भी किसी के विद्रोही को शरण नहीं देगा आदि सभी चीज़ों पे चर्चा होती, किंतु जो आपसी तालमेल की कमी की वजह से और जो सेल्फ इंटरेस्ट थे इनके उसकी वजह से और इनकी जो विलासितापूर्ण जीवन था इस आधार पर ये जो है ये सम्मेलन ऐतिहासिक तो था लेकिन इतिहास ये बना नहीं पाया। फिर हमने बात करी धौलपुर समझौता। 1741 के अंदर जो है धौलपुर समझौता है, ये बालाजी जो है पेशवा थे, बालाजी बाजीराव, तो बाजीराव और जय सिंह के बीच में ये समझौता होता है। इसकी शर्तें क्या थी, मालवा की सूबेदारी पेशवा को दे दी गई, किंतु पेशवा किसी भी प्रकार से जो है वहाँ पर उत्पात नहीं मचाएंगे मुगल जो क्षेत्र हैं उनके अंदर। उसके साथ साथ पेशवा 500 सोल्जर जो है मुगल जो है एम्परर को देंगे। उसके साथ साथ पेशवा को जो जितने भी चंबल के जो पूर्वी चंबल और दक्षिणी चंबल के जो जमींदार से उनसे नजराना और पेशकश लेने की जो है अधिकार दिया गया और उसके साथ साथ किसी भी प्रकार की धन वसूली वो बादशाह से नहीं करेंगे। तो इस आधार पर जय सिंह की ये उपलब्धि भी मानी जाती है कि उन्होंने जो है एक प्रकार से ये जो शाही समर्पण था, जो रॉयल सरेंडर था, इसको जो है इन्होंने छिपा दिया एक प्रकार से। इसके अलावा जयपुर उत्तराधिकार से संबंध में भी हमने एक चीज़ देखी कि भाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह जो थे, जो सवाई जय सिंह की जो 2 रानियां थी, उन दोनों रानियों के जो पुत्र थे, ईश्वरी सिंह जो बड़े पुत्र थे वो और माधो सिंह, इन दोनों के बीच में टकराव होता है जिसका फ़ायदा कौन लेते हैं, जिसका फ़ायदा लेते हैं मराठे। और उसके आधार पर 2 युद्ध होते हैं, राजमहल का युद्ध और बगरू का जो है युद्ध होता है, जिसमें राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में होता है, जिसमें ईश्वरी सिंह की तरफ तो थे राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर थे माधो सिंह की तरफ। इन दोनों पे ईश्वरी सिंह विजयी हो जाते हैं, किंतु कुछ समय बाद बैटल ऑफ बगरू होती है 1750 के आसपास। तो ये बैटल ऑफ बगरू कब होती है, 1750 के आसपास बैटल ऑफ बगरू होती है। इसमें ईश्वरी सिंह और मराठों के बीच में ये युद्ध होता है, किंतु अंत में तंग आकर ईश्वरी सिंह सुसाइड कर लेते हैं और उसकी वजह से माधो सिंह फिर से शासक बन जाते हैं। उसके बाद जोधपुर उत्तराधिकार से संबंध में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि अभय सिंह के जो पुत्र थे राम सिंह और जो अभय सिंह के भाई थे भक्त सिंह, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसके आधार पर ही जो है राम सिंह को पदच्युत करके विजय सिंह को बनाया गया। फिर विजय सिंह को बाध्य किया गया एक समझौता करने के लिए राम सिंह और मराठों के साथ। तो ये सभी प्रकार की जो हस्तक्षेप किया गया था। उसके अलावा मेवाड़ के उत्तराधिकार के संबंध में भी ये देखने को मिलता है। अरी सिंह और जो रतन सिंह थे, अरी सिंह कौन थे, जो महाराणा राज सिंह थे उनके चाचा थे, और रतन सिंह राज सिंह के पुत्र थे। इन दोनों के बीच में भी ये देखने को मिलता है जिसमें मराठों ने अनेक प्रकार से धन वसूली की गई। तो ये
चीज़ थी। तो मुख्य उद्देश्य हमने देखे मराठों के, तो मराठों के मुख्य 2 उद्देश्य थे, साम्राज्य का विस्तार करना और धन वसूली करना। तो इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ कि जो संपूर्ण राजस्थान है उसमें बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ को छोड़कर जो संपूर्ण राजस्थान था वो मराठों की शक्ति के अंडर आ गया। उसके साथ साथ विभिन्न लूट की घटनाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा कई राज्यों ने जो है उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बदहाल हो गई थी। ठीक है, जो कानून व्यवस्था की जो समस्या है उसकी एक बड़ी समस्या आ गई थी, राजपूत एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। तो आदि सभी जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं मराठा प्रसार के। तो ये हमारा एक ब्रीफ चैप्टर था जो मराठों के प्रसार से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से सवाल निरंतर पूछे जाते हैं, चाहे आरएस प्रीलिम्स हो, चाहे आरएस मेंस हो, या अन्य किसी एग्ज़ाम के अंदर भी ये पूछे जाते हैं। तो अभी आपसे मेरी एक सलाह रहेगी कि आप ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अपने आप से प्रैक्टिस करें। जैसे मेंशन द नेम्स ऑफ राजपूत रूलर्स हु टुक पार्ट इन हुडा कॉन्फ्रेंस। तो जो हुडा सम्मेलन था उसके अंदर कौन कौन राजपूत शासकों ने भाग लिया था उनके बारे में आप बताइए। तो 3-4 शासकों, 5 शासकों के नाम बताइएगा। उसके अलावा क्यों और कब जो है हुडा सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो इसके बारे में आप बताइएगा। और इसके अलावा कोई 4 कारण बताइए राजस्थान के अंदर मराठों के आगमन के या फिर मराठों के जो आक्रमण के। ठीक है, अब लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि 100 वर्ड्स में जो आपको लिखना है इसके अंदर। ठीक है, इसमें आप देखिएगा 100 वर्ड्स के अंदर लिखिएगा, और ये 10 मार्क का टाइप एक तरीके से इसको समझ सकते हैं आप। ठीक है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, शॉर्ट आंसर टाइप को इसको 5 या फिर 2 मार्कर में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों है। उसके अलावा अगर लॉन्ग आंसर टाइप में देखें तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ मराठा एक्सपेंशन इन राजस्थान, एक तो उन कारणों की विवेचना करिए, और उसके अलावा राजपूत राजाओं ने इसको किस प्रकार से टैकल किया। तो अब राजपूत राजाओं ने किस प्रकार से टैकल किया उसमें आपको कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी, जैसे धौलपुर समझौता लिखना पड़ेगा, हुडा सम्मेलन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो इन सभी के आधार पर आपको बताना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ें। उसके अलावा मराठों का जो योगदान था, रोल था इस जयपुर और जोधपुर के जो उत्तराधिकारी संघर्ष में, उसकी भी विवेचना करिए। तो मराठों ने किस प्रकार से जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में अपना योगदान दिया, या फिर किस प्रकार से पार्ट लिया, या जोधपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में किस प्रकार से पार्ट लिया, उसके बारे में बताना है। जैसे जयपुर से संबंध में आप क्या बताएंगे, जयपुर में 2 युद्ध हुए थे, बगरू का युद्ध हुआ था, राजमहल का युद्ध हुआ था, उसके बारे में बताइए। ईश्वरी सिंह का सुसाइड था। सवाई जय सिंह ने किस प्रकार से बूंदी राज्य पर जो है अधिकार स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए थे। तो ये सभी चीज़ों की आप विवेचना करेंगे तो जहाँ तक है आपका आंसर और बेटर ढंग से हो पाएगा। और बाकी आप ये उत्तर लिखिए, और अगर आपको अपने उत्तर चेक भी करवाने हैं किसी भी प्रकार से तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से अपन जो है आगे चल के इस चीज़ को डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक टॉपिक, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको 1 या 2 बार आप और रिवाइज़ करेंगे तो आपको चीज़ें जो है धीरे धीरे समझ में बैठेगी। अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि जितना ज़्यादा हम ग्रेस्प कर सकें एग्ज़ाम से पहले, वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, और आगे चल के जो है हमारा स्कोर जो है बूस्ट करने में काफ़ी मदद करेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा लेक्चर सीरीज समझ में आई होगी, और आपके कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार से तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसको मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।